जय हिंद। जीएस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि कल 15 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है, तो डेली आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा जीएस का, ठीक है, और जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और जबरदस्त तरीके से लिंक भी कराया जाएगा। तो चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, लिंक भी ज़्यादा करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए बातें नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है ना, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के। एक है आपके वर्गीज कुरियन, पहला तो ऑप्शन है डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन इससे जोड़ने का मैंने काफी प्रयास किया है कि जोड़ेंगे कितना ज्यादा इससे। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक सभी लोग उम्मीद है कि जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का या विश्व में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब यहां पर अगले ऑप्शन है, थोड़ा सा इन सभी लोगों को देख लेते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। इसके बाद अगर पूछेगा, ठीक है ना, कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आपके हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन भैया? नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। इस बात को याद रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन से है। और भारत में हरित क्रांति आई थी तो सबसे पहला उसका प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, पंजाब राज्य में आई थी, ठीक है। अब देखो, इसे एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, और अगर देखा जाए तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ताशकंद समझौता इन्हीं के समय में ही हुआ था। अब यहां पर हम जोड़ना है और जो भी क्रांतियां हैं इनके दिलों में छेद कर देना है मुझे। तो जाहिर सी बात है सर कि अब तो छोड़ने वाले हम नहीं है ऐसे प्रश्नों को। तो आ जाओ, शुरू से एक सीरीज देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन। किससे भैया? दुग्ध उत्पादन। फिर पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन। याद रखना, ठीक है ना, खाद्यान्न उत्पादन। फिर पूछेगा पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है। फिर आपसे पूछेगा नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। किससे भैया? मछली उत्पादन। गोल क्रांति, ठीक है ना, गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से है। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है कि नीली क्रांति हो गया, ठीक है ना, इंद्रधनुषी क्रांति, सभी खाद्यान्नों के उत्पादन से है आपका संबंध, इंद्रधनुषी क्रांति। अगला है अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। तो ध्यान से यहाँ पे एक बार मैं और कवर कर दूंगा ये जितनी भी क्रांतियां हैं, और एक क्रांतियों को एक वीडियो में कवर कर जाना है ताकि ऐसे प्रश्न तुम्हारे सामने आने से भी एक बार डरे, ठीक है ना। तो मैंने श्वेत क्रांति से उठाया, श्वेत क्रांति का संबंध यहां से दूध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, धनुषी क्रांति अगर देखा जाए सभी खाद्यान्न उत्पादन से, अमृत क्रांति ये जो है नदी जोड़ो परियोजना से है, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध आपका है टमाटर और मांस के उत्पादन से है। बिल्कुल याद रखिएगा। एक है गुलाबी क्रांति, ठीक है ना, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध आप किससे कर सकते हैं, तो प्याज और झींगा उत्पादन से, ठीक है ना, प्याज और झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध कर सकते हैं आप। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, ठीक है ना, दिल में इसके छेद कर सकते हैं हम ऐसे प्रश्नों को। और इससे एक चीज याद रखना कि एक प्रश्नों से कम आपके 10-20 क्वेश्चन कवर होंगे, ये बात को याद रखना। चलिए अगला आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, याद रखिएगा। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है, ठीक है, लेकिन अब इससे राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को हम पहले कवर करेंगे। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी,
सी है WC बनर्जी और डी है लोकमान्य तिलक। तो ये 4 ऑप्शन चारों बहुत खतरनाक ऑप्शन है और चारों से आप प्रश्न चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन आज समझ लो सर कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस वाले हैं ना, इनकी मैयत आने वाली है। ये बिल्कुल आज इस बार इतना कवर कर दिया जाएगा ना कि एक वीडियो में इतना कवर कर दिया जाएगा कि फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस की जो समितियां हैं वो हमसे फिर से बोलने लायक नहीं रहेंगी। तो आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा कि ए.ओ. ह्यूम के निर्देशन में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ए.ओ. ह्यूम के निर्देशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अर्थात यहां ये इसीलिए यहां से एक तथ्य जुड़ के आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी। खैर, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था, किसी पार्टी का था, तो उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। अब यहां पर अगर पूछेगा किसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, अब थोड़ा महात्मा गांधी को कवर कर लेंगे, WC बनर्जी को कवर कर लेंगे और लोकमान्य तिलक को कवर कर लेंगे। अब देखो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया, अब कैसे हम छोड़ देंगे तो मुझे खुद बुखार आ जाएगा। देखो अब पहला प्रश्न ये है कि अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा है, प्रथम अध्यक्ष, तो याद रखिएगा WC बनर्जी, ठीक है ना, WC बनर्जी आपके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर पूछेगा द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, सेकंड अध्यक्ष, तो आपके थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी आपके सेकंड। थर्ड तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी, कई बार प्रश्न पूछा है, बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहां से एक प्रश्न और पूछ लेता है, ये है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है ना, प्रथम कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, अगर पूछेगा कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो यह था जॉर्ज यूले। कौन था भैया, जॉर्ज यूले, बिल्कुल याद रखिएगा, जो जॉर्ज यूले था प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। इसके बाद अगर बात कर लें कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भैया, महिला अध्यक्ष की बात कर लें तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है, और एनी बेसेंट को कहा जाता है माता बसंत। फिर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपकी भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो इस प्रकार से कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे जो प्रश्न बनता है मैंने आपके सामने रख दिया। अब देखो हमको पता चल गया प्रथम अध्यक्ष, प्रथम द्वितीय अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला। लेकिन यहां से एक और चीज हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपको पता होगा 1924 में जो अधिवेशन आयोजित किया गया था, बेलगाम अधिवेशन इसे कहा जाता है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने द्वारा किया गया था। तो ये आपका प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका आपको बहुत कवर होगा कि मतलब कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया तो इसका इतना जबरदस्त हम लोग डीएनए टेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, कि फिर से डीएनए बनने का नाम नहीं लेगा, पूरा बेसिक मजबूत हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, कैसा प्रश्न है देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य, सबसे लंबी, देखो क्या गजब का प्रश्न मैंने रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर आ रहा होगा, लेकिन इससे जुड़े फैक्ट्स नहीं आ रहे होंगे, इतना बता रहे हैं जरूर। तो अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरला। बता दो बिल्कुल क्या होगा, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, क्या होगा, गुजरात। जी हाँ बिल्कुल, आपका उत्तर क्या होगा, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन है, गुजरात। तो अगर लंबी तटरेखा हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे गुजरात। अब तटरेखा का मतलब यह है कि जो कि समुद्री सीमा साझा करता हो, लेकिन सबसे छोटी तटरेखा कौन हो जाएगा भैया, गोवा। ये प्रश्न याद रखिएगा, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा, गोवा। अब देखो यहां से दो प्रश्न मैंने कवर कर दिया, ठीक है ना, एक गुजरात मतलब कि जो सबसे लंबी तटरेखा वाला, वो तो प्रश्न है ही, लेकिन सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आपका गोवा। अब यहां पर अगर हम पूछेंगे कि भारत के साथ सबसे लंबी दूरी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो भैया बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश सबसे लंबी दूरी सीमा साझा करता है ये भारत के साथ, ठीक है ना। और सबसे कम दूरी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो आपका है अफगानिस्तान।
कौन भैया? अफगानिस्तान। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अफगानिस्तान सबसे छोटी दूरी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी दूरी कौन करता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आपका? तो आपका गुजरात है। अब यहां से देखो, गुजरात हमें मिला है, तो गुजरात को ऐसे हम कैसे छोड़ दें? छोड़ देंगे तो बेइज्जती हमारी होगी, साथ साथ तुम्हारी भी होगी, ठीक है। तो अगर देखेंगे, अगर पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो गुजरात में है। फिर पूछेगा द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर कहां पे है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहां पे है? सोमनाथ मंदिर कहां पे है? गुजरात में है। फिर पूछेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, वो कहां पे है? तो बिल्कुल गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और आपको पता होगा, गुजरात का जो इंपॉर्टेंट शहर है अहमदाबाद, अहमदाबाद, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको जोड़ने वाले थे। जबरदस्त तरीके हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको ये मैं बता दूं कि अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर आप उतना कवर कर जाते हो तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले परीक्षाओं में आप क्वेश्चन के दिल में छेद कर सकते हो, आपको कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता, लो जो चाहते थे तुम, जैसे प्रश्नों को चाहते थे वैसा प्रश्न आ गया, ठीक है ना। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है भैया? ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं जानते हो तो बिल्कुल जान जाओ, है ना। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। कौन जानता है? बिल्कुल बता दो। मुझे लग रहा है कि अरविंद घोष होंगे। क्या अरविंद घोष होंगे? ये नहीं, बिल्कुल कौन होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी है ना। और आपको पता होगा, इसी आनंद मठ में वर्णन है किसका? वंदे मातरम का, ठीक है ना। और वंदे मातरम हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। तो यहां से आप एक प्रश्न कमेंट में डाल सकते हैं कि राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। उम्मीद है कि सभी लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। तो आगे बात कर लेते हैं, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको मैंने बता दिया कि ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहां पर मैंने लगभग कुछ ऐसी पुस्तकें जो कि परीक्षाओं में काफी बार घूमती हैं, ठीक है ना, उनको कवर कर लिया जाता है। जो कि परीक्षाओं में काफी बार घूमती हैं, उनको कवर कर लिया जाता है, ठीक है ना, ताकि फिर से हमारे इर्द गिर्द घूमे ना तो हमारी दीवानी बन के ये रह जाए। अगर घूमे तो ठीक है, बिल्कुल घूमेंगे भी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है, कैसा है, किस पर कितने लोग थे, ठीक है। आज ये देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आनंद मठ तो सभी लोग समझ गए कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक था, इसी में वंदे मातरम का वर्णन है। अब कुछ पुस्तक और है, जैसे पंचतंत्र, याद रखना पंचतंत्र कौन लिखा है भैया? विष्णु शर्मा। काफी पुस्तकों को हम कवर करेंगे यहां से, ठीक है ना, ताकि एक बार आप देख लो तो आपको 10-20 पुस्तक तो ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है ना। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक कौन है भैया? विष्णु शर्मा। फिर आगे बात कर लेते हैं गीत गोविंद, ठीक है ना। गीत गोविंद, पुरानी पुस्तकों की बात करें, नई पुस्तकों की बात नहीं कर रहे। नई पुस्तकों की बात जब करंट अफेयर की सीरीज चलाएंगे तो उसमें ऐड किया जाएगा लिंकिंग के माध्यम से। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो रचना है सरना, ये गीत गोविंद जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। तो अगर कोई पूछेगा गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना। अगला है अर्थशास्त्र। कौन नहीं जानता अर्थशास्त्र को? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी रचना है भैया? चाणक्य, ठीक है ना। और एक अर्थशास्त्र की रचना कौन किया भैया? तो आपके एडम स्मिथ, लेकिन वहां पे बात हमारा सेंस नहीं है, यहाँ पे गीत गोविंद जयदेव, ठीक है ना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आगे देख लेते हैं चंद्रकांता, बहुत चर्चित पुस्तक है चंद्रकांता। तो अगर पूछेगा चंद्रकांता के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस, है ना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है भैया? विशाख दत्त, बिल्कुल याद रखिएगा, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। अगला है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज वही जो कि संयोगिता के चक्कर में पड़ गए थे, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये इसके रचनाकार है चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। अगला है भैया मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव भवभूति। कौन भैया? भवभूति। अगला एक और देख लेते हैं कामायनी, कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला देख लो, एक और जोड़ लेते हैं चिदंबरा, चिदंबरा,
चिदंबरा के लेखक कौन है भैया? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत। तो एक बार और ऐड कर लेते हैं। देखो प्रश्न हमारा था बस कि आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मैंने बता दिया कि भैया सभी लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन यह क्वेश्चन मैंने जान के रखा था कि आजकल ऐसे प्रश्न पुस्तकों के लेखक पूछ देता है। तो पहला पुस्तक मैंने कहा कि पंचतंत्र किसकी रचना? विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव और शास्त्र चाणक्य, चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, मालती माधव, भभूति, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, चिदंबरा, सुमित्रानंदन पंत, अग्निवीणा, काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है ना। देखो हम वैसे तो बहुत याद है, कितना कवर किया जाएगा, समय की भी थोड़ी देखना पड़ता है, समय ज्यादा ना हो नहीं तो आप भी थोड़ा सा दुख में आ जाते हैं। तो अग्निवीणा अगर पूछेगा, जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है ना। काफी बार प्रश्न पूछ रखा है, दिल्ली पुलिस में ऐसा प्रश्न आया है, अग्निवीणा किसकी रचना है? तो काजी नजरुल इस्लाम की रचना है अग्निवीणा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है उत्तर प्रदेश से। ये उत्तर प्रदेश है ना सबसे खतरनाक प्रदेश। हम कुछ भी हो जाए लेकिन जनसंख्या में हम तो फर्स्ट रहेंगे ही। हमने ये कमिटमेंट कर ली है और जो कमिटमेंट कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश वाले उससे पीछे नहीं रहते। तो आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले को में सर्वाधिक बारिश होती है। लो गजब प्रश्न है और मैंने इसको खुद जान के रखा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है। तो ये प्रश्न आके अपने मौत को बुलाया है, तो बिल्कुल हम इसके मौत को मुंह में डाल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं मथुरा, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो सभी लोग जानते हैं क्या मथुरा, मथुरा में सर्वाधिक बारिश होती है। बोलना क्या किसमें होता है, मुरादाबाद में या वाराणसी में? जी नहीं, कहां सबसे अधिक बारिश कहां होती है? सर्वाधिक बारिश उत्तर प्रदेश में कहां होती है? ठीक है ना, गोरखपुर में होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का जावा एवं क्यूबा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर को। तो अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का जावा एवं क्यूबा किसे कहा जाता है, तो गोरखपुर को कहा जाता है। अब हम यहां से थोड़ा जो भी बारिश आ गया तो मौसम संबंधी प्रश्न आया है, तो सभी मौसम संबंधी प्रश्नों को एक जगह रख लेते हैं ताकि आपको कोई दुख ना हो। अब आ जाओ, अगर पूछेगा सर्वाधिक बारिश बारिशों के मौसम में, ठीक है ना, सबसे कम बारिश, सबसे अधिक ठंडा, यह पहले उत्तर प्रदेश के लेवल में। सर्वाधिक बारिश गोरखपुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर, नाथनगरी गोरखपुर। आगे सबसे कम बारिश मथुरा। तो जाहिर बात है जब कम बारिश होगी तो गर्मी भी कहां पड़ेगी? मथुरा में। अगला सबसे अधिक ठंडा कहां पड़ता? बरेली, वही बरेली, झुमका नगरी बरेली, ठीक है। अब देखो ये हो गया कि उत्तर प्रदेश के लेवल में। लेकिन अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक बारिश कहां? मासीन राम, विश्व में यही जगह है मासीन राम। ये कहां पड़ता है भैया? मेघालय में। अगला है, अगर पूछेगा भारत में सबसे कम बारिश, सबसे कम बारिश राजस्थान, राजस्थान। लेकिन एक बात और बता दें, लेह में भी सबसे कम बारिश होती है, लेकिन मैं गर्मियों की सेंस में बात कर रहा हूं। राजस्थान, तो सबसे कम अधिक गर्मी कहां पड़ेगी? ठीक है ना, राजस्थान में। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा भारत में सबसे अधिक ठंडा कहां पड़ता है? लेह में। कहां भैया? लेह में। तो एक बार फिर से ये गरीब टाइप के जो प्रश्न हमारे सामने आ गए थे। सर्वाधिक बारिश कहां होती है? गोरखपुर में। सबसे कम बारिश मथुरा में। तो सबसे अधिक गर्मी कहां पड़ेगी? मथुरा में। ठीक है ना। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ठंडा कहां पड़ता है? बरेली में। सबसे अधिक बारिश भारत में कहां होती है? तो मासीन राम मेघालय में। ठीक है ना। भारत में सबसे कम बारिश कहां होती है? राजस्थान में। गर्मी भी कहां सर्वाधिक पड़ती है? राजस्थान में। सबसे अधिक ठंडा कहां पड़ता है? तो लेह में। ये बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ये जो चार ऑप्शन गरीब टुकुर टुकुर देख रहे हैं हम लोगों को, इसे भी जोड़ लेते हैं। आपको पता होगा बकरी अनुसंधान कहां पे है? ठीक है ना, बकरी अनुसंधान कहां पे है? मथुरा में। फिर पूछेगा कि पेड़ा नगरी किसे कहते हैं? ठीक है ना, मथुरा को कहते हैं। कृष्ण नगरी किसे कहते हैं? तो मथुरा को कहते हैं। ठीक है ना। फिर पूछेगा नाथ नगरी किसे कहते हैं? गोरखपुर को कहते हैं। अशफाक उल्लाह खां राष्ट्रीय उद्यान कहां बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है। ठीक है ना। इसके बाद ताबा नगरी किसे कहते हैं या पीतल नगरी किसे कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा साहब कि पांडवों की नगरी, इसके बाद घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक प्रश्न से इतने प्रश्न आपके कवर होंगे, तो आप ठीक है ना, आपके मन में तो लड्डू फूट जाना चाहिए अब तक। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? जबरदस्त प्रश्न है। ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर। जबरदस्त है सच में, वास्तव में ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में मानो या ना मानो, मतलब कि एक टिमटिमाते तारे की तरह दिखाई पड़ जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस समय पढ़ नहीं पाते हैं। अगर
ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं, अगर आप इसमें थोड़ा सा सहयोग कर दोगे ना, तो 1 महीने के भीतर मैं कह रहा हूं कि जितने व्यूअर्स हैं हमारे, जितने बच्चे हमसे पढ़ते हैं या कोचिंग के माध्यम से या जहां भी, ठीक है ना, मैं 1 महीने इस कह सकता हूं कितना जबरदस्त आपका जीएस कवर हो जाएगा ना, कि फिर आप नहीं कहते हैं कि बोलते चलोगे जीएस रटते चलोगे, गाना भी जीएस के रूप में गाते चलोगे। ठीक है, तो चल तो शुरू करते हैं। ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर किस राज्य में है? तो ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर किस राज्य में है? बिहार में भैया, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, कहां पे है? तो मुझे लगता है बिहार में ही होगा ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर। जी नहीं, ये ऑप्शन कहां, कौन सा सही होगा? राजस्थान। राजस्थान के अजमेर में ब्रह्म जी का पुष्कर जो क्षेत्र है, पुष्कर जो मेला लगता है, वहां पर एकमात्र भारत में ब्रह्म जी का मंदिर है। अब ये देखना, अगर हमसे पूछेगा पुष्कर मेला भी कहां लगता है, राजस्थान में, पुष्कर झील भी कहां है, राजस्थान में, और ब्रह्म जी का एक मंदिर, एकमात्र मंदिर भी कहां है, राजस्थान में। पुष्कर जो मेला है ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहां पे मंदिर आ गया सर, मंदिर, और मंदिर जब आ गया तो मंदिरों को तो मंगल पांडे छोड़ने वाला नहीं है इतने जल्दी। अब चलो जितने भी मंदिर है मेरे दिमाग में घूम घूम के नाच रहे हैं, हम उनको एक बार कवर कर लेते हैं। पहला, अगर पूछेगा विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहां? उत्तर प्रदेश, वाराणसी। दशावतार मंदिर कहां? दशावतार मंदिर कहां मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश, ललितपुर। फिर आपसे पूछेगा गोरखनाथ मंदिर, नाथ मंदिर कहां? गोरखपुर। कहां है भैया? गोरखपुर। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये लिंगराज मंदिर कहां पे है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। फिर पूछेगा गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहां पे? अमृतसर। कहां पे? अमृतसर। फिर आपसे पूछेगा मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहां पे है? ये मदुरई में है। मदुरई कहां? तमिलनाडु, मदुरई में है, ठीक है ना, मदुरई में है। तो अगर पूछेगा मीनाक्षी मंदिर कहां पे है, मदुरई में है। तो ये देखो, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर मदुरई को कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर, ये तो हम जान गए। राजस्थान अजमेर में पुष्कर मेला भी कहां लगता है? राजस्थान में लगता है। लेकिन और भी मंदिरों को मैंने कवर कर लिया, वैसे बहुत मंदिर है, लेकिन समय को भी ध्यान में देखना होगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो उम्मीद है एक प्रश्न पसंद आया होगा। अगला देख लेते हैं, ठीक है, कि अगला कैसा प्रश्न है। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, और जान के मैंने रखा है ताकि सभी प्रश्नों की बाल की खाल हम निकाल सके। अगला प्रश्न है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन। मैं मानता हूं कि एक प्रश्न जानते होंगे आप, लेकिन इससे जो बनने वाला प्रश्न है वो बिल्कुल आपको घुमा सकता है। ठीक है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, आंवला, ठीक है ना। आंवला कसैला क्यों होता है भैया? किसके कारण कसैला होता आंवला? ठीक है ना, आंवला कसैला किसके कारण होता है? तो टैनिन के कारण। किसके कारण? टैनिन नामक पदार्थ के कारण, ठीक है ना। जो आंवला होता है वो कसैला होता है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। कौन होगा? बोलिए, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा? तो मुझे लगता है कर्नाटक ही होगा, या आपका मध्य प्रदेश होगा। तो जी, ये अगर आप सोच रहे होंगे ना, तो ये आपके दिल में गलती है, ठीक है ना। आपकी पार्टी हारने वाली है, इसलिए ऐसा आप सोच रहे हैं, इसलिए मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, जहां से आपको पता होगा राजा भैया जैसे लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो आंवला के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो आंवला प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आंवला कसैलापन किसके कारण होता है? टैनिन के नामक पदार्थ के कारण होता है। अब देखो यहां पर फल आ गया, तो अब जब फल आ गया तो फलों के पूरे सीरीज को ना देखें तो पढ़ना हमारा व्यर्थ है, पूरा बायोडाटा निकाल लेते हैं। तो अगर पूछेगा सर्वाधिक आम का उत्पादन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहां? लखनऊ। फिर पूछेगा अंगूर और अनार का सर्वाधिक उत्पादन, महाराष्ट्र। फिर पूछेगा अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन, मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछेगा चना का सर्वाधिक उत्पादन, मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछेगा मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन, गुजरात। कौन भैया? गुजरात। तो अंगूर हो गया। केला का सर्वाधिक उत्पादन, तमिलनाडु। तुम भुसावल ना चले जाना, तमिलनाडु, ठीक है ना। केला का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तमिलनाडु। तो इस प्रकार से अगर बहुत भी ऐसे प्रश्न है, ठीक है ना, अब यहां से अगर जोड़ना चाहेंगे जोड़ सकते हैं। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खैर वो बात की बात हो जाएगी। तो सर्वाधिक फलों के उत्पादन वाली बात हम कर रहे थे, तो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। लेकिन अगर हम आम की बात कर लें, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का,
अंगूर अनार महाराष्ट्र, अमरूद मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि चना सर्वाधिक कहाँ होता है तो ये भी मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली सर्वाधिक गुजरात में, केला सर्वाधिक कहाँ होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है, गरीब है या अमीर है। वो बहुत जबरदस्त प्रश्न है और अमीरों का अमीर प्रश्न है, इस बात को याद रखिएगा। अमीरों का अमीर प्रश्न है ये। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, याद रखिएगा। प्रथम डीएनए बैंक, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक। और आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूं कि डीएनए की खोज कौन किया था, तो सभी लोग जानते हैं वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का खोज किया था। तो कौन से जिले में है, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर और लखनऊ। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको कि एशिया का प्रथम डीएनए बैंक आपका कहां पे है, तो लखनऊ में है। लेकिन अगर पूछेगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है, तो बिल्कुल बताइएगा मनीला है। कहां है भैया, मनीला। किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज है अलग अलग, ठीक है ना। और देखो अगर बात कर लेते हैं कि अगर मतलब कि प्रयाग नगरी को या प्रयागराज को किस किस नाम से हम जानते हैं, तो आपको पता होगा ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। क्या नाम था भैया, इलाहाबाद। वहीं मेरठ को क्या कहा जाता है, कैंची एवं क्रांति नगरी, ठीक है ना। क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो कैंची नगरी भी किसे कहते हैं, मेरठ को क्रांति नगरी भी किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ रामपुर को कहा जाता है चाकू नगरी, रामपुरी चाकू। इसे भी कहा जाता है नवाबों का शहर। किसे कहा जाता है, रामपुर को भी नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। तो रामपुर का जो मतलब रामपुर अगर देखा जाए तो चाकू नगरी रामपुर को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, बादशाह नगरी मलिहाबाद, ठीक है ना। और नजाकत का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। तो लखनऊ को एक और नाम से जानते हैं हम, नजाकत का शहर। तो अगर पूछेगा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ठीक है ना, वो आपका कहां पे है, लखनऊ में है। एशिया बैंक का मुख्यालय कहां पे है, मनीला में है। तो उम्मीद है एक प्रश्न पसंद आया होगा। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न है। अगला है सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है, ठीक है ना। सिंधु नदी जल विवाद, और आपको पता है कि भारत इसी नदी जल विवाद के कारण विश्व में अपनी उदारता के लिए जाना जाता है। तो जो चीज उदारता का काम करे, ऐसे चीजों को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और सिंधु नदी जब आ गई तो नदी लोग तो अब हमसे थर थर कांपेंगी। कैसे कांपेंगी, देखना, लगन का माहौल चल रहा है, नदी लोग भी घबरा ही रही है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लॉकडाउन न लग जाए। तो सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है। यह सिंधु नदी किसके किसके बीच स्थित है भैया, भारत पाकिस्तान, या पाकिस्तान अफगानिस्तान, या भारत श्रीलंका, ठीक है ना, या भारत श्रीलंका, या भारत नेपाल। किन दो देशों के बीच में यह स्थित है। तो कौन जानता है साहब, कौन नहीं जानता होगा, जो गरीब है वही नहीं जानता होगा कि सिंधु नदी जो जल विवाद है ना, ये भारत और पाकिस्तान, सिंधु नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और भारत की उदारता यहीं से जानी जाती है। सिंधु नदी समझौता पर यह लिखा गया है कि भारत जब चाहेगा तब सिंधु नदी जल विवाद को तोड़ देगा, लेकिन हम इतने दुखों के बाद भी हम अपना मुंह नहीं खोलते, हम गरीबों को भी दान में दे देते हैं। तो खैर यहां पर सिंधु नदी आ गई, और जब सिंधु नदी आ गई तो कई नदियों को मैं एक साथ कवर कर दूंगा। अब देख लेते हैं कई नदियों का उद्गम स्थल, ठीक है ना। जो उत्तर भारत की नदियां हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जाएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा और आप भी लोगों को जीवन में दुख होने लगेगा। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां है भैया, मानसरोवर ये कहां पे है, तिब्बत में। अगला किस नदी का उद्गम मानसरोवर है, सतलज। अगला किस नदी का है, ब्रह्मपुत्र को दिबांग एवं अगर देखा जाए तो मेघना के नाम से जमुना के नाम से जाना जाता है। तो मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है, वहां से 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। और कौन कौन सी नदियां कहां कहां से निकलती हैं, ठीक है ना, उनकी थोड़ी बात हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहां से पहला रावी नदी को देख लेते हैं। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ब्यास नदी कहां से निकलती है, तो रावी के बगल में ही जहां से रोहतांग दर्रा है वहां पर एक कुंड है, उसका नाम है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से कौन नदी निकलती है, ब्यास नदी। फिर अगर पूछेगा कि जो
झेलम नदी है, ठीक है ना, वो झेलम नदी कहां से निकलती है, तो वो बैरीनाग झील से निकलती है, बैरीनाग झील से झेलम निकलती है। फिर पूछेगा चिनाव नदी, चिनाव नदी का उद्गम कहां है, तो चंद्रा और भागा नाम की दो धाराएं हैं, उसको मिलने से चिनाव नदी बनती है। अगला पूछ लेते हैं गंगा का उद्गम क्या है भैया, तो गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी गंगोत्री जिले में। यमुना का उद्गम कहां है, तो यमुना का उद्गम है बंदर पुंछ हिमानी, और ये कहां पे है, यमुनोत्री जिले में है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक नजर में इतने लोगों को कवर कर दिया। अगर दक्षिण भारत में चलेंगे या उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो गोमती मिलेगी, शारदा, घाघरा, ठीक है ना, इसके बाद सरयू, सभी नदियां। तो खैर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपके दिमाग में बन जाए मैंने इंक्लूड कर दिया। तो सिंधु नदी जल विवाद बिल्कुल याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। और मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ब्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है, झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है, चिनाव नदी जो है चंद्रभागा नामक दो धाराओं के मिलने से बनती है, गंगा नदी गोमुख हिमानी के गंगोत्री से निकलती है, ठीक है ना। वहीं यमुना जो है बंदरपुंछ हिमानी से निकलती है। तो काफी आपको ये प्रश्न क्लियर हो जाना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि अगर जीएस का लिंकिंग आ गया आपको, तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जीएस में आपको महारत हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। और आप 1 महीना तक बन के देखो, लग के देखो, आपका जीएस कितना मजबूत हम कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर परियोजना कब लागू की गई थी? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और टाइगर परियोजना कब लागू की गई थी? तो टाइगर परियोजना तो सभी लोग जानते होंगे कि कब लागू की गई थी, और नहीं जानते हैं तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आज जरूर कि कब लागू की गई थी टाइगर परियोजना। टाइगर भी जानते हो ना, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है, बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो कब लाई गई थी? 1992 में लाई गई थी, 1973 में लाई गई थी, 1962 में लाई गई थी, या इनमें से कोई डेट ही ऐसा नहीं जब लाई गई थी। टाइगर परियोजना क्यों लाई गई थी? भारत में घटती हुई बाघों की संख्या से लोग चिन्हित थे, और आपको पता होगा कि इस पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव, मतलब अगर प्रकृति ने बना के भेजा है तो सभी को नियम के अनुसार बना के भेजा है, आप किसी को मार नहीं सकते। प्रकृति के इस मतलब जो साइकिल है, इसमें सभी का योगदान है। तो कवर करते हैं, उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। और टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, ठीक है। और अगर पूछेगा कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। फिर अगर बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि और कितनी परियोजना लाई गई थी, तो आपको पता होगा 1992 में आई थी हाथी परियोजना। कौन परियोजना भाई साहब? हाथी परियोजना। और जानते हो सर, ये परियोजना वाले आज हमसे दुश्मनी ले लिए। अब देखो कितनी परियोजनाएं हम कवर करते हैं। पहला आपका टाइगर प्रोजेक्ट 1973, दूसरा हाथी परियोजना 1992, गैंडा परियोजना, एक सिंह वाला गैंडा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? असम। गैंडा परियोजना ये लाया गया 1987 में। तो गैंडा परियोजना 1987 में। यहां पर देखो, गिद्ध प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, बेचारे आजकल नहीं है, बफर सिस्टम में आज इनकी जरूरत है। गिद्ध परियोजना कहां दिखाई देगा आपको? गिद्ध परियोजना दिखाई देगा आपको 2006 में गिद्ध परियोजना शुरू की गई है, बेचारे अब दिखाई नहीं देते हैं। गिर सिंह परियोजना, गिर सिंह मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो एशियाई बब्बर शेर होते हैं, वो परियोजना कब लाई गई थी? गिर सिंह परियोजना कब लाई गई थी? ये लाया गया था 1972 में, उसके 1 साल बाद ये आया था, ठीक है ना। इसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना, तो कछुआ संरक्षण जो परियोजना लाया गया था, यह लाया गया था 1975 में। ओलिव रिडले प्रजाति का जो कछुआ है भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता, उसकी संख्या घट रही थी, इसीलिए कछुआ संरक्षण परियोजना लाया गया था। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या था। मैंने कहा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1973 में, हाथी परियोजना 1992 में, गैंडा परियोजना 1987 में, गिद्ध परियोजना 2006 में, गिर सिंह परियोजना 1972 में, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। तो बिल्कुल प्रश्न जबरदस्त है, और आप इंटरेस्ट लेंगे तो और भी क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस शासक को, ठीक है ना, प्रथम पितृहंता कहा जाता है? गजब का प्रश्न है। प्राचीन इतिहास से मैंने प्रश्न को उठा दिया। किस शासक को प्रथम पितृहंता कहा जाता है? इसमें से ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। और यह प्रश्न मैं आपको छोड़ देता हूं करने के लिए, ठीक है ना, कि इनमें से शासक को प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगले क्वेश्चन में जब मैं पढ़ाऊंगा स्लाइड में, तो इसका चर्चा जरूर करूंगा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का उत्तर आप
क्या देते हैं। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। अगला देख लेते हैं क्या प्रश्न है। अगला देख लेते हैं क्या प्रश्न है। 26वां नंबर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो सर ऋग्वेद में आपको पता होना चाहिए, क्या 10 मंडल है, क्या 8 मंडल है, क्या 9 मंडल है, या 11 मंडल है? कितने मंडल है? मंडलों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने आपके 8, 9, 11 या 10? तो कितने भैया? 10 मंडल। 10 मंडल। और आपको पता होगा जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल है, उसमें अगर देखा जाए तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, वेदों की संख्या 4। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद में प्रकृति पूजा का वर्णन है, यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन है, अथर्ववेद में भूत प्रेत का वर्णन है, और सामवेद में किसका वर्णन है? तो संगीत का वर्णन है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ठीक है ना, कितनी है? तो 10 मंडल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कैसा है। तुर्क ए चहलगानी, ठीक है ना, जबरदस्त प्रश्न है। तुर्क ए चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, ये तुर्क ए चहलगानी क्या था? 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था, जो साम्राज्य का एक संरक्षण प्रदान करते थे ये लोग। तो तुर्क ए चहलगानी ये किसकी समझी साजिश हो सकती है? अलाउद्दीन खिलजी की हो सकती है, अकबर की, बलबन की, या इल्तुतमिश की? तो सर बिल्कुल ऐसा काम इल्तुतमिश जैसा समझदार आदमी ही कर सकता है। तो तुर्क ए चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इस अगर पूछेगा कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर तांबा और टका और जित्तल, टंका और जिंतल नामक सिक्का कौन चलवाया था? तो आपका इल्तुतमिश ने चलवाया था। इल्तुतमिश, गुलामा को गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो खैर समय ज्यादा हो रहा है इसलिए वीडियो को जल्दी समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कैसा है। अगला देखो, जबरदस्त प्रश्न मैंने रखा है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य में है? मधुबनी चित्रकला। तो जब भी मधुबनी आ जाए, तो अब चित्रकला नहीं जानते हो तो याद रखना कि मधुबनी एक स्थान है, वो कहां पाया जाता है? तो बिल्कुल कहां पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, या कोई में नहीं पाया जाता है? तो बिल्कुल मधुबनी कहां पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। तो मधुबनी चित्रकला का संबंध भी किससे होगा? बिहार से होगा। अगर पूछेगा लीची के लिए, अभी मुजफ्फरनगर की लीची को जीआई टैग दिया गया है, तो मुजफ्फरनगर की जो लीची जीआई टैग है, मुजफ्फरनगर कहां पड़ता है? बिहार में। अभी हाल ही में मखाना लावा को जीआई टैग दिया गया है, वो मखाना लावा कहां के मखाना लावा को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार के मखाना लावा को जीआई टैग दिया गया है। और अगर पूछेगा मखाना लावा अनुसंधान कहां पे है? तो दरभंगा में है। कहां पे भैया? दरभंगा में मखाना लावा अनुसंधान केंद्र है। आगे देख लेते हैं कैसा प्रश्न है। अगला है, बिंदुसागर झील किस राज्य में है? जबरदस्त प्रश्न है सर। बिंदुसागर झील किस राज्य में है? बिंदुसागर झील किस राज्य में है? याद रखिएगा, झीलों की आज मैयत आ गई, आज झील हमसे लोग फंस गई। तो बिंदुसागर झील, ठीक है ना, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, उड़ीसा में। ठीक है ना, उड़ीसा में बिंदुसागर झील पाई जाती है। बिंदुसागर झील के बगल में ही लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है इसी झील के बगल में। तो ये कहां पे है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो उड़ीसा की राजधानी है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिंदुसागर झील, ठीक है ना, कहां पे? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी। और लिंगराज मंदिर भी कहां पे है? तो बिंदुसागर झील के बगल में है। अगला देख लेते हैं, झीलों की एक श्रृंखला, चिल्का कहां पे है भैया? चिल्का उड़ीसा। फिर पूछेगा जयसमंद झील, जयसमंद झील कहां? राजस्थान, राजस्थान है ना। इसके बाद सांभर झील, सांभर झील कहां? राजस्थान। डल और बुलर है ना, ये कहां? राजस्थान। लोकटक झील कहां पे? मणिपुर में है ना। सूरजताल, चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल ये कहां पे?
हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, कई झीलों को आप पढ़ सकते हैं। आपको एक ट्रिक भी पता होगा कि जितने ताल तलैया आएंगे तो आप जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी अन्य झील आएंगे, जैसे कि ताल तलैया आप उत्तराखंड में जाएंगे, सॉरी, और लेकिन नाग नागिन जब आएंगे तो नाग नागिन का डांस जम्मू कश्मीर वाले करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे। खैर, झीलों की एक स्टैटिक जीके का पूरा फार्मूला हम आपके सामने पूरी सीरीज रखेंगे, उसमें हर राज्यों से भी झीलें होंगी, ठीक है ना, जो केंद्र स्तर की झीलें वो भी होंगी और विदेशों की भी झीलें होंगी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि कैसा आज का अंतिम प्रश्न है। जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है ना, और कितना समझ बूझ के मैंने इसको आपके सामने रखा है कि भैया नबार्ड जो कि एक बैंक की संस्था है नबार्ड, जो कि किसानों के लिए, कृषि के लिए लोन देता है। नबार्ड की स्थापना किस समिति के, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो याद रखिएगा किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, यंग हिल्टन, शिवरामन, स्वर्ण सिंह समिति, इनमें से कोई नहीं। तो भैया नबार्ड की स्थापना मुझे लगता है कि यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो आप बता सकते हैं जी नहीं, बिल्कुल यहां पर आपका नबार्ड की स्थापना किया गया था, शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो याद रखिएगा शिवरामन समिति की सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना किया गया था। प्रश्न पूछ लेता है कि नबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। अगला है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय कहां भैया, मुंबई में है। अगला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, अरे भूल गए क्या, 1976 में, है ना, 42वां संविधान संशोधन आया था और इसमें जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को लाने के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश किया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। प्रारंभ में मूल कर्तव्य आया कहां से भैया, रूस से आया है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी पहले, 10, अब कितनी है, 11। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये प्रश्न आपके दिमाग में एक प्रकार से अलग से ज्योतिपुंज जगा देने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लोगों तक शेयर करो यार, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करो। अगर 1000 सब्सक्राइबर आ गए तो समझ लो मंगल पांडे आपको लाइव आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पूरा पसंद आया होगा, ये सेशन पूरा पसंद आया होगा, ठीक है ना। अगली सीरीज, अगली हर मतलब कि रोज हम 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितना हमसे बन जाएगा हम डेली प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे। तो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।